वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 8 ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ जो है इस 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी है और किससे बनी है? सोलर नेबुला से बनी है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि शुरू में अर्थ पर क्या था, बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती थी जिससे कि क्या बना, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना और ओशियन बना, है ना। लेकिन उस टाइम पर जब प्रिमिटिव अर्थ थी उस टाइम पर तो वहां पर इतनी सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती थी, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और उस टाइम पर कोई भी ऑक्सीजन प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट नहीं थी और लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने से क्या हो रहा था, अर्थ के अंदर से जो लावा था वो बाहर निकलता था। जब वो लावा बाहर निकलता था तो क्या होता था, जैसे कि अगर अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ ये लावा जमा हो जा रहा था। लावा जब जमा हो जा रहा था तो ये गरम गरम लावा था, इसका मतलब इससे कुछ वेपराइज होके कुछ गैसेस भी निकलती होंगी, है ना। और जो वो गैसेस निकलती थी वो गैसेस निकल के उसके बाहर की तरफ जमा हो रही थी और इस तरीके से अर्थ की जो सरफेस थी वो अनइवन तरीके की थी और उसकी जो गैसियस थी वो लगातार जो है बाहर की तरफ निकल रही थी। और इसी टाइम पर क्या हुआ था, एक और छोटा सा प्लेनेट डेवलप हुआ था जिसे हम मून कहते हैं। ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ, एवोल्यूशन के साथ किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम बना। टाइम के साथ साथ ऑक्सीजन बनी, है ना। ऑक्सीजन बनी, टाइम के साथ साथ अर्थ जो है धीरे धीरे ठंडी होने लगी, उसके ऊपर की सॉलिड क्रस्ट जो है वो जमने लगी और फिर ऐसे ही लिक्विड वाटर जो है अर्थ की सरफेस पर आया। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, कि आखिरकार हमारा ये जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ फॉर्म्स आई कैसे कैसे पहली बार, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, अभी भी रिसर्च चलती रहती है। नासा, इसरो और भी अलग अलग कंट्रीज के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर जाते रहते हैं अंतरिक्ष में और ये खोज करने के लिए भाई और किस किस प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है या प्रोबेबिलिटी है। तो वहां पर सबसे पहले क्या खोजा जाता है, वहां सबसे पहले पानी की खोज की जाती है, क्योंकि अगर पानी होगा तो हम कह सकते हैं हाँ वहां लाइफ होगी। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इस पर्टिकुलर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बड़े आराम से ये देखेंगे कैसे इतना जो गरम लावे जैसा रेड हॉट एक प्लेनेट था उस पर धीरे 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 कैसे स्लो एंड ग्रेजुअली उसमें चेंजेस आए और उसमें फिर लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो गई और अल्टीमेटली आजकल वो हमारी मदर अर्थ है ना। तो एवोल्यूशन रेफर टू द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना, पर ये जो चेंजेस हुए हैं वो कितने सालों में हुए हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुए, मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये सारे चेंजेस हमारी अर्थ में हुए हैं। तो हमें ये सारे कंसेप्ट समझने होंगे कि किस तरीके से चेंजेस हुए, कौन कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड थे, किस लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, और वो कब कब हमारी अर्थ पर हुए हैं। ठीक है, सो दिस इंक्लूड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इस पूरी जो हम स्टोरी या ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ऐसे कहानी की तरह से पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर कैसे आई है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेनली हमें देखना है और उसको हम बहुत डिटेल में आराम से समझेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले आपने बाहर जब आप रात को सोते हैं आसमान की तरफ देखते हैं तो आपने देखा है बहुत सारे स्टार्स आपको नजर आते हैं आसमान में। ठीक है, और वो स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल करके छोटी छोटी लाइट आपको दिखाई देती रहती हैं। तो ये स्टार्स कितने पुराने हैं, आपको पता है कितने पुराने हैं और इनकी जर्नी कितनी पुरानी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी इनकी जर्नी है। ठीक है, यूनिवर्स में क्या था, सबसे पहले जो यूनिवर्स था जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स, उसमें सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्स था उसमें एक बहुत ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके का एक बड़ा सा मास कहा जाता है था और जिसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा सॉलिड मास था, इसे सॉलिड मास मान लेते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ बहुत सारी
हॉट गैसेस जो है इस तरीके से थी। इसका भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो ये जो हॉट गैसेस थी ये इसके चारों तरफ मूव कर रही थी, लगातार रोटेट कर रही थी, लगातार रोटेट कर रही थी। तो सडनली क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या हुआ, ये जो बड़ा सा एक पूरा जिसे हम बोलते हैं मास था, एक बहुत बड़ा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब जैसे कि कोई एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर हम बहुत जोर से हथौड़ा मार दें तो क्या होगा, वो टूट के बिखर जाएगा, है ना। जब वो टूट के बिखरेगा तो वो जो एक पर्टिकुलर एरिया में था वो ज्यादा एरिया लेगा, ज्यादा एरिया लेगा कि नहीं लेगा, ज्यादा एरिया में फैलेगा। तो इस तरीके से क्या बना, यूनिवर्स बना। और इस ज्यादा एरिया में ये जो है पूरे में फैल गया। ये देखिए, ये मैंने फैला दिया और इसके भी चारों तरफ जो है क्या थी, ये गैसेस मौजूद थी। ये देखिए, इसके भी चारों तरफ ये जो हॉट गैसेस की मैं बात कर रही हूँ ये मौजूद थी। ये छोटी बड़ी अपने स्ट्रक्चर में थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनको ही ये जो एक पूरा सॉलिड मास था जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अब तब मैं यहाँ पार्टिकल कह रही हूँ मगर वो भी ह्यूज स्ट्रक्चर था, और इस ह्यूज स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, इस ह्यूज स्ट्रक्चर को हमने गैलेक्सी बोला। ठीक है, और ये सारी की सारी गैलेक्सीज जो थी, या हम गैलेक्सी कहते हैं या हम अपनी जो हमारी गैलेक्सी है या हम उसको बोलते हैं मिल्की वे। तो हम अगर बाहर की तरफ या एस्ट्रोनॉलेज से रिलेटेड जितने भी एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड मूवीज अगर आप देखते हो या हम अपने जो चारों तरफ देख पाते हैं वो हम अपनी गैलेक्सी देख पाते हैं, और ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सीज हैं ये भी टूटा, कंपैरेटिवली कम हुआ टेम्परेचर, लेकिन ये भी फिर क्या हुआ, इन मिल्की वेज ने मिलके आफ्टर सम टाइम, यहां लिख देते हैं आफ्टर सम टाइम इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सोलर नेबुला बनाया। इस तरीके से सोलर नेबुला बनाया। ठीक है, और इस सोलर नेबुला से ही फिर क्या बना, हमारा जो है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम बना, इसका मतलब हमारा उसी टाइम पर हमारी अर्थ भी बन गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ था, और ये प्रोसेस किसने एक्सप्लेन किया, ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया बिग बैंग थ्योरी ने। और इस बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है अभी तक। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी माना जाता है, जिसने हमें क्या बताया है कि ये जो यूनिवर्स है वो नियरली 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, 1 2 3 बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, गैसेस हैं। और इस गैलेक्सी के अंदर क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, स्टार्स हैं, गैसेस हैं। ठीक है, क्लाउड्स हैं गैलेक्सी के अंदर। और मैंने कहा ना, इनमें से एक गैलेक्सी हम देख पाते हैं जिसे हम बोलते हैं आकाशगंगा बोलते हैं, है ना, या मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, और उसने मिलकर फिर क्या बनाया, सोलर नेबुला बनाया, और नेबुला से फिर आफ्टर सम टाइम सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम जब बना तभी हमारी अर्थ भी बनी। इतना आपको समझ में आ गया, हटा देती हूँ। चलिए अब हम इन लाइंस को रीड करते हैं। ओके, ये देखिए, मैंने ये यूनिवर्स का एक बहुत बढ़िया पिक्चर भी यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्स इज नियरली 20 बिलियन ईयर ओल्ड कंटेनिंग वास्ट क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया था, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं। और इसको एक्सप्लेन किसने किया, जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा कुछ एक्सप्लेन किसने किया, बिग बैंग थ्योरी। इसी बिग बैंग थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है और उस यूनिवर्स से किस तरीके से गैलेक्सीज बनी हैं। ठीक है, किस तरीके से गैलेक्सीज बनी है।
तो जब मैंने बताया आपको सोलर सिस्टम बना और उसी टाइम पर फिर क्या बना, हमारी अर्थ भी बनी। तो सोलर सिस्टम और अर्थ दोनों किस टाइम पर बने, अर्थ और सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर एगो बने इन द मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा, यही बोलते हैं ना, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे। तो अर्थ कब बनी है हमारी, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई यूनिवर्स बनने के कितने बाद बनी है, तो हम क्या करेंगे, 20 माइनस 4.5, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि भाई मिल्की वे बनने के बाद इतने साल बाद जो है हमारी क्या बनी है, क्या बनी है, अर्थ बनी है, या हम कह सकते हैं सोलर, हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना है। ठीक है, चलिए। अर्ली अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ नई नई बनी थी उस टाइम उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन क्या थी वो भी भाई 4000 3000 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो तापमान था, आग का जो गोला था, है ना, उसमें से तो एक पार्ट हमारी अर्थ थी। तो क्या थी, उससे उसमें गैसेस थी जो कि बहुत सारे, अर्ली जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे ज्वालामुखी फूटते थे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत होती थी। जब जब ज्वालामुखी फूटता था, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी, तो अंदर का जो लावा है वो ऊपर आ जाता था, अंदर का लावा ऊपर आ जाता था और मोल्टन सरफेस पे जम जाता था। और इसी मोल्टन जमने के कारण उसने क्या बनाया, अर्ली एटमॉस्फेयर बनाया। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरी अगर अर्थ है, ठीक है, और अर्ली लावा जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने से इस तरीके से इसके ऊपर अगर ये जम रहा है, तो उबड़ खाबड़ हो जाएगी ना, इसकी सतह कहीं गड्ढा होगा, कहीं ऊपर माउंटेन टाइप का हाई स्ट्रक्चर्स होंगे, कहीं डाउन होगा। ठीक है, और गर्माहट ऊपर की तरफ हो जाएगी, लेकिन अंदर की जो गर्माहट है, जहां लावा खोल रहा है, उसके कंपैरेटिवली ये जो गैसेस होंगी ये इस तरीके से रिलीज होंगी चारों तरफ से, तो कंपैरेटिवली जो बाहर की सतह है वो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली ठंडी होगी, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो सॉलिड क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अर्ली एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी अर्थ के पास, अर्थ के पास एक तो अमोनिया थी जो मोल्टन लावा से निकल रही थी, एक मीथेन थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड थी, और वाटर वेपर्स थी। ठीक है, ये चारों की चारों अर्ली प्रिमिटिव अर्थ के पास ये चारों की चारों गैसें जब जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी उसके साथ जो गैसेस निकलती थी ये रिलीज हो जाती थी एटमॉस्फेयर में। अच्छा, आप देख रहे हैं इस टाइम पर कोई ऑक्सीजन नहीं है ना, इस टाइम पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, और यहां पर सन है, ये हमारा सन है। ठीक है, अब जब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इसके चारों तरफ जो है कोई ओजोन लेयर भी नहीं है ना, और सन की रेज जो है लगातार अर्थ पर भी पड़ रही हैं, जैसे बाकी गैलेक्सीज के प्लैनेट्स पे पड़ रही थी, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं इन पे पड़ रही थी। तो लगातार लगातार क्या हो रहा था, सन की जो रेजेस हैं वो लगातार किस पे पड़ रही थी, हमारी अर्थ पर पड़ रही थी। ठीक है, ओके। तो जब हमारी अर्थ पर लगातार ये पड़ रही थी तो क्या हुआ, ये हमारी अर्थ पर जब लगातार पड़ रही थी तो जितने भी यूवी रेज, यही मैं आपको लाइन, ओके, यूवी रेज क्या कर रही थी, और ये जो रेज थी इसमें कौन सी रेज है, ये यूवी रेज। यूवी रेज क्या कर रही थी, ये जो वाटर था, ये जो चारों गैसेस मैंने आपको बताया ना कि प्रिमिटिव अर्थ पर क्या था, वाटर वेपर्स थी, है ना, NH3 थी, अमोनिया थी, प्लेंटी अमाउंट में मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। उसने ये जो वाटर था इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट यूवी रेज आ पा रही थी, देयर इज नो बैरियर जो कि आजकल है ओजोन लेयर की फॉर्म में। तो इसने क्या किया, ये जो यूवी रेज थी, इस यूवी रेज ने H2O जो हमारे है इसको अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन लाइट गैस है, हाइड्रोजन क्या है, कंपैरेटिवली हाइड्रोजन कंपैरेटिवली लाइट है ना, इट इज लाइटर गैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये जब हल्की है तो ये क्या कर गई, ये उड़ जाती थी, ऊपर की तरफ उड़ गई, जबकि जो ऑक्सीजन थी वो वहीं पर अवेलेबल थी। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब वहां पर अवेलेबल थी तो ऑक्सीजन ने क्या किया, मैं इतना हटा दूं,
एक सेकंड में आपको इतना थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आगे की स्टोरी आपको मैं यहाँ पर बता सकूं। जब हमारी हाइड्रोजन उड़ गई, हाइड्रोजन वेपोराइज हो गई, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन है उसने NH3, ठीक है, CH4 यानी अमोनिया, हमारी मीथेन, इनको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। जब ऑक्सीडाइज किया तो इसने कौन कौन सी गैस बनाई, इसने बनाई कार्बन डाइऑक्साइड, इसने बनाई नाइट्रोजन, इसने बनाई H2O, है ना, और इसने इस तरीके की काफी सारी गैसेस बनाई, और जितनी भी जरूरी वाली गैसेस थी वो इसने, मतलब इसका जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था उस टाइम पर, उसको धीरे 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 कन्वर्ट करना इसने शुरू किया। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि यूवी रेज ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने अभी आपके सामने इक्वेशन बनाई थी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये जो वाटर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्रिएटिंग ओशन। अब ओशन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ओशन कैसे बनेगा, ये देखिए, ये एक पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कैसे लाइफ फॉर्म आई है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि ओशन कैसे बनेगा। ठीक है, ओशन कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, तो जो मैंने आपको बताया कि हमारी ऑक्सीजन ने क्या किया, CH4 और NH3 का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन करके इसने क्या क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन मैंने आपको बताया, वाटर बनाया। अब ये जो वाटर था गर्म टेम्परेचर है, अभी जो वाटर है ये गर्म है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो है वेपराइज हो रहा है, और ये वेपराइज होकर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या बना रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या बना रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद अर्थ की सरफेस पर जब H2O बन गया, तो जब इसका कंडेंसेशन हुआ, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये पानी नीचे की तरफ, रेन शुरू हो जाती है। जब रेन शुरू हो जाती है और अर्थ का अनइवन सरफेस है, ये मैंने आपको बताया था कि लावा है, लावा कहीं भाई अनइवन सरफेस है, लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जो अर्थ की क्रस्ट है वो धीरे 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 जो है सॉलिड क्रस्ट में कन्वर्ट हो रही है ना। डिफरेंट टाइप की उस टाइम पर गैसेज हैं, जैसे कि मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और ये जो अर्थ की सरफेस है कहीं पर हाइट है, कहीं पर डिप्रेशन है, कहीं प्लेन है, कहीं हाइट है, लाइक दिस। तो ये जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर जो है जितने भी गड्ढे हैं उसमें जाके भर रही है, और जब ये भर रही है तो इसने क्या बना दिया, फिर ये जहां पर भी वाटर वेपर जाकर जो बारिश की फॉर्म में नीचे आया, ठीक है, वो उसने फिर ओशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 अर्थ का क्या हुआ, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ। ठीक है, इस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ। और जब ऑक्सीजन फिर से जब ज्यादा अमाउंट में हो गई, वाटर वेपर डेवलप हो रहे हैं, पानी बरस रहा है, फिर हो रहे हैं, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो उस ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके फिर क्या बना दिया, ऑक्सीजन तो बनाई O3 का भी फॉर्मेशन कर दिया। जब O3 फॉर्म हो गई तो उसने भाई अपनी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना दी। अब जो सन की यूवी रेज थी वो अर्थ तक नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसने एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना दी, है ना। तो अब सन की यूवी रेज अर्थ तक नहीं आ पा रही थी, तो वहां पर फिर जो टेम्परेचर, वो एटमॉस्फेयर जो रिड्यूसिंग था वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ की लाइंस आपके सामने पढ़ती हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर लिखा है लाइफ अपीयर अराउंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ का फॉर्म हुई है 4.5, बल्कि 4.54 बोलिए बिलियन ईयर एगो, उसके फॉर्म होने के 500 मिलियन, है ना, बाद जो है क्या हुआ है, लाइफ अपीयर हुई है, मतलब कि 4 बिलियन ईयर एगो। ये डेटा हमको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब इस पर कई सारी थ्योरी दी गई हैं। अर्थ कैसे हुई, यूनिवर्स कैसे बना, ये तो बिग बैंग थ्योरी है और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है अभी तक की। अब अर्थ जब बन गई है, उसका सुटेबल एनवायरमेंट हो गया है, टाइम के साथ साथ जो है 4 बिलियन ईयर्स उसको ठंडा होने में ही लग गए। ठीक है,
उसके बाद तरह तरह की थ्योरीज आई, अलग अलग फिलोसफर थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी। कुछ ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि भाई वो कह रहे थे कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो पैन स्पर्मिया थ्योरी उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि जो लाइफ है हमारी धरती पर, जो लाइफ है वो कहीं बाहर से आई है। ठीक है, कहीं बाहर से आई है, स्पोर की फॉर्म में आई है या किसी भी फॉर्म में आई है, वो कहीं दूसरे से, जैसे कि ये है एक प्लेनेट, यहाँ से जो है यहाँ पर हमारी अर्थ पर आ गई है, माइक्रोब्स की फॉर्म में आ गई है, और इस तरीके से यहाँ पर लाइफ डेवलप हो गई। एक दूसरी थ्योरी थी इसके अलावा, और उन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि भाई जो लाइफ है, इस धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो जितने भी डिकेइंग या जो चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, उनसे अचानक से डेवलप हो गई है। ठीक है, जो चीजें खराब होती हैं उनसे लाइफ डेवलप हो गई है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, अचानक से। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी वो भी किसी को मानने की कि भाई ऐसे अचानक से कैसे हो जाएगी, क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जो टाइम के साथ साथ टाइम लेके धीरे 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 होता है ना। तो इन थ्योरीज को डिसअप्रूव किया था, किसने डिसअप्रूव किया था? लुई पाश्चर ने, जो उस टाइम के बहुत माने हुए साइंटिस्ट थे। लुई पाश्चर ने क्या किया? लुई पाश्चर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को चलिए मैं यही बता देती हूँ लुई पाश्चर ने क्या किया। लुई पाश्चर ने क्या किया, उन्होंने दो बीकर लिए। ठीक है, उन्होंने कॉनिकल फ्लास्क लिए, आई एम सॉरी, उन्होंने दो कॉनिकल फ्लास्क लिए। एक कॉनिकल फ्लास्क था जिसका उन्होंने इस तरीके का स्वान जैसा माउथ लिया। ठीक है, और एक उन्होंने जो कॉनिकल फ्लास्क था वो सीधा लिया। ओके, अब उसमें उन्होंने एक स्टरलाइज्ड सॉल्यूशन डाला, स्टरलाइज करके उन्होंने हीट किल्ड ईस्ट डाली, और इन्होंने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, सेम इसमें भी वही सब चीज डाली, ईस्ट डाला प्लस शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, और इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए इन्होंने रख दिया। अब आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या देखा कि ये जो डायरेक्ट सीधे नेक वाला जो कॉनिकल फ्लास्क है, उसके सॉल्यूशन में इनको कुछ माइक्रोब्स नजर आए। ठीक है, जबकि जो स्वान शेप यानी एस शेप वाला जो था, उसमें इनको यहाँ सॉल्यूशन में कोई भी माइक्रोब्स नजर नहीं आए। तो लोगों ने कहा भाई आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या कंक्लूजन है इस चीज का? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरे हिसाब से जो एयर है, एयर के थ्रू जो है, एयर इसमें आई, एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जो पहले से एयर में प्रेजेंट थे, उनको यहाँ पे न्यूट्रिशन मिला, ईस्ट, शुगर, और उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। तो इसमें मुझे माइक्रोब्स दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहां से जो एयर गई, इसके साथ जो माइक्रोब्स आए, जैसे ही वो कर्व होके मुड़ा, माइक्रोब्स वही बैठ गए, और यहां पर जो गई वो केवल और केवल एयर गई अंदर। इस केस में स्वान शेप वाले में, एस शेप वाले में केवल एयर गई, माइक्रोब साथ में नहीं गए। ठीक है, वो वहीं नीचे बैठ गए। तो जो माइक्रोब्स थे वो यहां पर नजर आए। तो उन्होंने कहा कि भाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती कि अचानक उत्पत्ति हो जाएगी किसी चीज की, है ना। तो ये पहले से जो मौजूद माइक्रोब्स थे, कहाँ? एयर में, उससे ही दोबारा से माइक्रोब्स या लाइफ जनरेट हुई है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमने मान ली आपकी बात, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जो पहले से एयर में प्रेजेंट थे वो कहाँ से आए? हमारा क्वेश्चन तो ये है, अभी यहाँ डिबेट इस चीज पर चल रही है कि पहला जो था, फर्स्ट लाइफ कैसे आई? ये पहले जो फर्स्ट एयर में प्रेजेंट थे उससे दूसरी जनरेट हुई, वो आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक बता रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट जो एयर में आपके माइक्रोब्स थे वो कहाँ से आए? ठीक है, तो उसका भी, उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। तो इस तरीके की चीजें चलती रही। इसी दौरान सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी जिसने दी, उनका नाम है ओपेरन एंड हेल्डेन। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो लाइफ फॉर्म है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है। उन्होंने कहा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से
बनी है फर्स्ट लाइफ फॉर्म। और उनकी इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया मिलर ने, जो कि बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1953 में ये उन्होंने प्रूव किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल जो कि बिग बैंग थ्योरी के थ्रू डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट लोगों ने, जिन्होंने भी वो थ्योरी बनाई थी, जो डिबेट चलती थी, जो कंक्लूजन निकलते थे, उनके अनुसार जो प्रिमिटिव अर्थ पर एटमॉस्फेयर था वो उन्होंने अपनी लैब में क्रिएट करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने लैब में क्रिएट करने के लिए क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा था लाइटनिंग हो रही थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, और तो इन्होंने 800 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रखा। ठीक है, उन्होंने कहा ये सारी गैसेस थी कि वाटर वेपर्स थी, मीथेन थी, अमोनिया प्लेंटी अमाउंट में थी, हाइड्रोजन गैस थी, है ना। तो उन्होंने ये चारों गैस इसमें भर दी। ठीक है, और पानी जो है ओशियन का कैसा था, बॉयल हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर हाई था। तो जब वाटर वेपर यहाँ से कंडेंस होके, मतलब वेपराइज होके पानी इधर जाता, ठीक है, जब ये लाइटनिंग हो रही है इधर जाता, और इनसे रिएक्शन करने के बाद कंडेंस होके कूल डाउन होके इस वाले ट्रैप में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर आफ्टर सम टाइम उनको क्या मिला, उनको यहाँ पर अमीनो एसिड्स दिखाई दिए। इनको क्या दिखाई दिए, इन्होंने क्या मिला अपने एक्सपेरिमेंट में, उनको यहाँ कूल डाउन सैंपल में अमीनो एसिड्स दिखाई दिए। किससे, जो कि एक क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और किससे मिले ये, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ओपेरॉन और हेल्डन का एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इट इज सपोर्टेड बाय मिलर। ठीक है, इन 1953 एक्सपेरिमेंट क्रिएटिंग अमीनो एसिड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहां पर उन्होंने बताया है ऑर्गेनिक मैटर, और इनको अमीनो एसिड्स मिले था। ठीक है, और बाकी इसके बाद भी और साइंटिस्ट ने किया, और उन्हें और भी मॉलिक्यूल्स मिले, जैसे नाइट्रोजनस बेस मिले, शुगर मॉलिक्यूल्स मिले, लेकिन इनको अमीनो एसिड्स मिले थे, ये हमारे को याद रखना है। नाइट्रोजन बेस अगर चॉइस में आएगा उस पर टिक नहीं करना, इनको अमीनो एसिड्स मिले थे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी थ्योरी आई जिसे कहा गया केमिकल इवोल्यूशन। तो केमिकल इवोल्यूशन में क्या कहते हैं, ये कहते हैं लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बट द एग्जैक्ट origin of the first self replicating molecule is still unknown। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू इनऑर्गेनिक जो थे मॉलिक्यूल्स, उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, लेकिन फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल कैसे बना, यहां पर ये भी नहीं बता पाते। ठीक है, सो द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ, कैसी, फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म मे हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर एगो, ये बात बताई गई। ठीक है, जबकि फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ वो अपीयर हुई है 2 बिलियन ईयर एगो, और ये कहां हुई है, पानी में, क्योंकि ओशियन का तो रोल है ही। तो अगर हमसे कहा जाए भाई फर्स्ट नॉन सेल्यूलर कब हुई है, 3 बिलियन ईयर एगो। अगर कहा जाए फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ कब ओरिजिनेट हुई है, तो 2 बिलियन ईयर्स एगो in water. So the transition from simple life form to today biodiversity will further discussed. इसको अब हम देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी ने अलग अलग सब लोग थ्योरी दे रहे थे, तो उसी टाइम पर एक और थ्योरी इनिशियली जो दी गई थी वो थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी उन्होंने दी थी जो ज्यादा भगवान को मानते थे, ऊपर वाले को मानते थे, और वो उनका कहना ये था कि भाई आज की डेट में हम जितने भी लोगों को देखते हैं वो एज सच ऐसे ही शुरू से पैदा किए गए हैं, और किसने किया है, ऊपर वाले ने किया है, भगवान ने हमें ऐसे ही पैदा किया है। ठीक है, क्या कहते थे ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी वाले लोग, ये कहते थे ऑल करेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड एज दे आर, वो जैसे है ऐसे ही आए थे धरती पर, और ऊपर वाले की कृपा से हम अर्थ पर आ गए, इस धरती पर आ गए। So the diversity of life has always been, will remain the same। तो डाइवर्सिटी मतलब हमेशा से ऐसे ही थे, कोई डाइवर्सिटी नहीं थी कि पहले छोटे ऑर्गेनिज्म आए, फिर बड़े आए, फिर बड़े आए। इनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और इनके हिसाब से जो स्पेशल क्रिएशन वाले थे, ये लोग कहते थे कि जो हमारी अर्थ है वो केवल और केवल 4000 वर्ष पुरानी है, इससे पुरानी है ही नहीं। ठीक है, जबकि ये जो इन लोगों ने थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को चैलेंज किया बाद में 19th सेंचुरी में, किसने किया, डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन जो क्या थे, एक नेचुरलिस्ट थे, वो घूम घूम के जो है उनका HMS बीगल जो शिप था उस पर घूम घूम के पूरी दुनिया को
वो चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे, सर्वे कर रहे थे, स्टडी करते थे। तो इनकी एक तो शिप का भी नाम हमें याद होना चाहिए, HMS बीगल। ठीक है, इन्होंने सीधे सीधे चैलेंज कर दिया 19th सेंचुरी में कि आप ये जो कह रहे हो ना ऊपर वाले ने पैदा किया है हमें, या स्पोर कहीं बाहर से आ गए थे और हो गए, या स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो गया था, भाई ये सब बातें मेरी समझ से तो बाहर है। और इन्होंने इसके लिए अपने कुछ जो इन्होंने स्टडी की थी उस स्टडी को लोगों के सामने रखा, एक बुक लिखी और उसमें उन्होंने अपनी सारी जो स्टडी की थी, उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने समराइज करके लिखा। इन्होंने क्या कहा, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज विथ बोथ करेंट एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, की जो अभी हमारे को लाइफ फॉर्म्स दिखाई देती हैं, जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे आसपास दिखाई देते हैं, उनमें सिमिलरिटी है आज से भी, और जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो अब नहीं है लेकिन कभी धरती पे थे, उनमें सभी में सिमिलरिटी है। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स यानी कि जो जीवन है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ग्रेजुअली वो डेवलप हुआ है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है, कि ग्रेजुअली स्लो है प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे 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 जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म उस टाइम पर था, फिटेस्ट क्रिएशन था, वो जिसने उस तरीके के एटमॉस्फेयर में अपने आप को सरवाइव कर लिया, वो डेवलप होता चला गया। ठीक है, पर ये 2 या 4 दिन का नहीं है, और ना ही हमारे को किसी ने ऊपर से भेजा है। ठीक है, पॉपुलेशन हैव वेरिएशन इन कैरेक्टर, जो पॉपुलेशन होती है उसमें किसी भी एक तरीके की पॉपुलेशन, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, इतने सारे लोग हमारे आसपास हैं। ठीक है, हम सभी के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है ना, लेकिन क्या हम सभी एक से दिखते हैं? नहीं, हमारे अंदर कुछ कुछ अलग है। किसी की हमारा स्किन का टोन अफ्रीकन के स्किन टोन से मिलता है? नहीं। क्या हमारा अमेरिकन से मिलता है? नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमारे स्किन टोन में डिफरेंस है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में, हमारे बिल्ड में, सभी में तो डिफरेंस है। सो पॉपुलेशन हैव वेरिएशन इन कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दोज बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, वो कहते हैं डार्विन की जो पर्टिकुलर किसी एनवायरमेंट में जिसने अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, वो सरवाइव कर जाता है और वही आगे जो है डेवलप होता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो लाइफ फॉर्म है यानी जो जीवन है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चलता है। और उन्होंने कहा पॉपुलेशन जो होती है उसमें वेरिएशन होती है अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक में। उन्होंने ये भी कहा कि those better adapted to their environment means their climatic conditions, their food conditions, their physical factors जो उसके आसपास हैं, and reproduce more, यानी कि जो भी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, फिजिकल फैक्टर्स है, उसमें जो आसानी से अच्छी खासी तादाद में रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, यानी वो अडॉप्ट है तभी तो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है। और उसी को उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस का नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया इस चीज को, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिटनेस से डार्विन का मतलब हमेशा से ही रिप्रोडक्टिव फिटनेस था, कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, यानी जिस भी कंडीशन में वो रह रहा है, अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन दूसरे के लिए है और उसके लिए नहीं है, तभी तो वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा। अगर वो रिप्रोडक्टिवली फिट है तो वो क्या करेगा, अडॉप्ट कर जाएगा एनवायरमेंट में और वो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की जो मैकेनिज्म है वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर उसी चीज को सेलेक्ट करता है जो रिप्रोडक्टिवली फिट होता है अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के, अपने फूड के, अपने फिजिकल फैक्टर्स के मुकाबले। जो भी कंडीशंस उसको मिल रही हैं, किसी एनिमल को, किसी क्रिएचर को, अगर वो रिप्रोडक्टिवली फिट है तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है और इसी के थ्रू इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, चलिए। एक और साइंटिस्ट थे जो इंडिपेंडेंटली जैसे डार्विन काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहे थे, जिसका नाम है एल्फ्रेड वेलिस। ये भी इंडिपेंडेंटली इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे और उनका भी इसी तरीके का कंक्लूजन था जो कि डार्विन का था, कि न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ओवर टाइम शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर। जो न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो धीरे 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 टाइम के साथ साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, और उन सभी के जो एंसेस्टर है वो जरूर कॉमन है। ठीक है, सो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, किस तरीके की कंडीशंस थी,
क्या था, कैसे कंडीशंस धीरे धीरे बदली, और बायोलॉजिकल हिस्ट्री, दोनों अलग अलग है ना। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हाईएस्ट क्रिएचर्स कैसे बने, और जियोलॉजिकल हिस्ट्री किस तरीके से वो जो मोल्टन मास था, या फिर जिसे हम लावा कह रहे हैं, या वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला जो एक पूरा का पूरा आग का गोला थी एक टाइम में अर्थ, वो कैसे इस तरीके में कन्वर्ट हो गई कि उस पर सी इतना ज्यादा डेवलप हो गया। तो वो उसकी लॉजिकल हिस्ट्री हो गई, कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स में चीजें चेंज हुई। और बायोलॉजिकल हिस्ट्री इंडिकेटिंग अर्थ इज, तो ये जो क्योंकि ये दोनों ही बहुत स्लो प्रोसेस है, तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या था, ये दोनों ही ये बताती हैं कि अर्थ जो है 4000 साल पुरानी नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। ठीक है, तो ये इन सभी साइंटिस्ट ने बताया। अब इवोल्यूशन के एविडेंस के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन में कौन कौन से एविडेंस हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है और स्लोली स्लोली हुआ है। तो सबसे पहले जो बात है जो दिखाई देती है वो होते हैं फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं कि किसी एक टाइम फ्रेम में, किसी एक टाइम पीरियड में यदि कोई एनिमल पाया जाता था, उसके जो हार्ड स्ट्रक्चर्स थे जैसे कि दांत हुए, बोन्स हुई, अगर वो धीरे 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 सेडिमेंट्री रॉक में एज सच जम गई हैं, तो वो उस टाइम की, जैसे कि ये इन पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, उस टाइम पर क्रिएचर्स किस तरीके के रहे होंगे, उनके बेसिस पर ये एनालाइज जो है पैलेंटोलॉजी के थ्रू साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, सो रिमेन्स ऑफ लाइफ फॉर्म, रिमेन्स जो बच गए, जो दब गए, मरने के बाद एज सच दबे हुए हैं और आज हमारी स्टडी के काम हो रहे हैं, वो बताते हैं कि भाई उस टाइम के, जैसे डायनासोर मूवी आपने देखी होगी, जुरासिक मूवी आपने देखी होगी डायनासोर्स की, आपको देखा होगा वो फॉसिल्स किस तरीके से ढूंढते हैं, उसके थ्रू बताते हैं कि भाई इनका मुंह कितना बड़ा था, इनका पूरा साइज कितना बड़ा था, इनके दांत कितने बड़े थे, ये कार्निवोरस थे या हर्बीवोरस थे, है ना। तो फॉसिल्स की स्टडी पैलेंटोलॉजिकल स्टडी के थ्रू ही बताते हैं, है ना। सो रिमेन्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक लेयर्स, रॉक की जो लेयर होती है जो धीरे 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 सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिसमें ये फॉसिल्स मेनली पाए जाते हैं। सो डिफरेंट रॉक लेयर कंटेन्स फॉसिल फॉर्म ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, क्योंकि ये धीरे धीरे एक एक लेयर इनकी डेवलप जमती रहती है ना। अगर कोई मर गया है या किसी भी एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस की वजह से दब गया है, तो धीरे धीरे वो जो है वो रिमेन्स जो है, जो पार्ट डिग्रेड होने होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, बाकी जो डिग्रेड नहीं हो सकते वो एज सच उसमें दब जाते हैं। सो डिफरेंट रॉक लेयर्स कंटेन फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड एंड these show that life form have changed over time। और इसके थ्रू ये पता चलता है कि जो जीवन है, जीवन जिस तरीके से आया है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ साथ चेंज हुआ है। while some becoming extinct, कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट कर गए, और उसी टाइम पर क्या हुआ, न्यू फॉर्म्स जो है वो बन गई। ऐसा भी हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रेम पर हमें ज्यादा चीजें मिल रही थी, उसके बाद नहीं मिली, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गई और नई छोटी छोटी जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो मिलना शुरू हो गई। जैसे कि मैं आपको बार बार पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात कर रही हूँ। पैलेंटोलॉजी वो साइंस होती है जिसमें फॉसिल्स के थ्रू हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कब कौन सा एनिमल रहा होगा। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो डायनासोर्स का ही दिया जाता है। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री लेयर्स हेल्प टू डिटरमाइन द एज ऑफ लाइफ फॉर्म, कि ये जो है कितना पुराना फॉसिल है, ये इस तरीके का क्रिएचर कितना पुराने समय में अर्थ पे रहा होगा। ये जो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है सेडिमेंट्री लेयर्स में वो ये बताती है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट दैट लाइफ फॉर्म्स हैव वेरीड थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। पूरी अर्थ हिस्ट्री के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो लाइफ जो है अलग अलग टाइम पर वेरी कर रही है, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। धीरे 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 क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, उनकी फंक्शनैलिटी में, है ना। तो इसी को तो इवोल्यूशन कह रहे हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर दिखाया है, किसका दिखाया हुआ है, इट इज अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड दे आर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट। मॉडर्न डे काउंटर पार्ट डायनासोर के कौन से हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, छिपकली हो गई, है ना, ये सब उन्हीं के तो हैं, और एंड बर्ड्स। ठीक है, चलिए अब दूसरे एविडेंस कौन से हैं, ये तो फॉसिल हमने देख लिए पैलेंटोलॉजिकल। दूसरे हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इसके बारे में भी कुछ साइंटिस्ट ने बात की, जैसे कि अर्नेस्ट हैक्ल। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कॉमन फीचर्स इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो सच एज
वेस्टिजियल गिल स्लिट। इन्होंने देखा कि वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें वेस्टिजियल गिल स्लिट पाई जाती है, जबकि वर्टिब्रेट जो है जैसे कि ह्यूमन भी है या जो लैंड पे रहते हैं वो तो गिल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम मछली से पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि उनके वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में ये चीज पाई जाती है, लेकिन जबकि यूज में नहीं है, ठीक है। लेकिन जबकि ये जो वॉन बियर साइंटिस्ट हैं, है ना, इन्होंने इस चीज को डिसअप्रूव किया कि भाई एम्ब्रियो जो है किसी चीज का, क्योंकि गिल्स किस में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं, जो एडल्ट फिश में पाए जाते हैं, कि अगर किसी भी कोई भी अगर मतलब चाहे वो एनिमल ह्यूमन है, चाहे कोई भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहने वाला जीव है, उसके एम्ब्रियो में किसी भी फिश की अडल्ट फॉर्म में जो चीज पाई जाने वाली है वो क्यों पाई जाएगी, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी डिसअप्रूव की, जो कि अर्नेस्ट हैकल जी ने दी थी। किसने डिसअप्रूव की? वॉन बेयर साहब ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि द आइडिया दैट द एम्ब्रियो पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, अडल्ट स्टेज को तो वो कतई पास नहीं करेंगे, हाँ एम्ब्रियो में ही होता और एम्ब्रियो में पाया जा रहा था तो हम मान सकते थे, ठीक है। अडल्ट फॉर्म में जो चीज पाई जा रही है, क्योंकि फिश जब मैच्योर हो रही है तब वो पाई जा रही है, तो ये जो है इन्होंने बिल्कुल इसको डिसअपियर कर दिया था, वो डिसअप्रूव कर दिया था, सॉरी। और ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला जो था वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो इसमें हम बात करेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? होमो मतलब सेम, लोगस स्ट्रक्चर यानी कि जिनका ओरिजिन सेम है ना। तो सिमिलर बोन स्ट्रक्चर अमंग डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि चाहे वो मैन है, चाहे वो चीता है, चाहे वो वेल है, चाहे वो बैट है, ये सारे के सारे हैं तो मैमली। भाई कोई उड़ता है, कोई तैरता है, वेल तैरती है, चीता जंगल में रहता है, ठीक है, मैन सीधे चलता है, ठीक है। लेकिन इन सब का जो पैर हैं वो फोर लिम्ब जो हैं, यानी कि इनके फोर लिम्ब के जो भी बोन्स हैं, ठीक है, वो सारे की सारी सेम है, नंबर ऑफ बोन्स भी सेम है और बोन का टाइप भी सेम है। रेडियोल्ना अगर है तो है, सभी में है, भले ही उनका जो काम अलग अलग है। यानी कि ये सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? ये सारे के सारे एक ही से मिलकर बने हैं। इनका है कॉमन एंसेस्टर, इनका जो पुराना पूर्वज है वो इन सबका एक है, ये एक ही से मिलकर बने हैं। भले ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हैबिटेट्स के चलते इनका टाइम के साथ साथ अपना अपना काम बदल गया, ठीक है। सो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या बताते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर बताते हैं सिमिलर बोन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज सजेस्ट कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि ये इन सभी के पूर्वज एक ही थे क्योंकि इनकी सबकी बोन सेम है, ठीक है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे को क्या दिया हुआ है? पेड़ पौधों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोगनविलिया है और यहाँ पर कुकुरबिटा है। भाई दोनों एक्सिलरी बर्ड से ही हुई हैं। एक्सिलरी बर्ड इसको अपने आप को बचाना था तो इसने उसको कन्वर्ट कर दिया थ्रोन में, कांटे में, जबकि इसको क्या करना था? क्लाइंबिंग करनी थी कुकुम्बर को, सॉरी कुकुरबिटा को। तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? टेंड्रिल्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये सपोर्ट लेके आगे बढ़ाता रहे, ठीक है। तो यानी कि एक्सिलरी बर्ड से ही ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन तो सेम ही है, भले ही उनका काम अलग अलग हो गया है। तो इसको बोल रहे हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, जिसमें हमें ये वाला प्लांट और एनिमल दोनों का एग्जाम्पल हमारे को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो इट इंडिकेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको क्या बोला जा रहा है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जहां पर एनाटॉमी सेम है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनका काम अलग है, ठीक है। उनका काम अलग है लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। इसका मतलब वो एक ही एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, चाहे वो अलग अलग काम, जैसे ये ABC और DEF, भाई अपने बाद में उनका चेंजेस आ गए, लेकिन उनका जो पूर्वज था, उनका जो एंसेस्टर था वो एक ही था, क्योंकि उनका बोन का स्ट्रक्चर सेम है, उनका ओरिजिन सेम है, प्लांट के भी केस में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर की। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट टू होमोलोगस स्ट्रक्चर, मींस डिफरेंट
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन इज डिफरेंट। ठीक है, वो वैसे इनिशियली जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो सेम नहीं है, लेकिन वो काम एक सा कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो बर्ड है, बर्ड के विंग जो हैं, और बटरफ्लाई के विंग तो क्या होता है, आउटर लेयर होती है क्यूटिकल की। ठीक है, जबकि ये जो है ये फेदर्स होते हैं, ये तो विंग का तो क्या होगा, पूरा सिस्टम होता है। ऐसे ही जो हॉर्स का लेग है और इंसेक्ट का लेग है, दोनों ही चलने का काम कर रहे हैं, और दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों ही चलने का काम कर रहे हैं, मगर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ये जो मैमल, जो हमारी डॉल्फिन है, इसका फ्लिपर, और फिश जो नॉर्मल है उसका फिन, दोनों ही तैरने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ओरिजिन दोनों का अलग है। ठीक है, सो इट इंडिकेट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वेयर डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर द सेम फंक्शन। डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन काम उनका सेम है। ठीक है, ओके। अगला एविडेंस कौन सा है? अगला एविडेंस जो डिस्कस होता है हमारी बुक में वो है बायोकेमिकल एविडेंस। अगला एविडेंस जो डिस्कस होता है वो है बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें ये कहा गया है कि सिमिलरिटीज इन प्रोटीन और जीन, भाई जीन में सिमिलरिटी होगी तभी प्रोटीन में सिमिलरिटी होगी, इतना तो हम जानते ही हैं, इतनी तो बायो हमने पढ़ी ली है। सो सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म सजेस्ट कॉमन एंसेस्ट्री। जिनका जीन का सीक्वेंस सेम है, जिनकी प्रोटीन सेम है, उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन ही होगा, ये बायोकेमिकली बताया गया है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आते हैं कि ये जो लाइन है वो किस तरीके का एविडेंस प्रूव करती है? ये बायोकेमिकल एविडेंस प्रूव करती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जैसे कि आजकल ह्यूमन, हम लोग क्या करते हैं, जो जितने भी प्लांट टिश्यू कल्चर वाले साइंटिस्ट हैं, जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रीडिंग करके गुड क्वालिटी की जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्लांट में लाने के लिए, ऐसे ही जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, अच्छी क्वालिटी का गाय भैंस पैदा करने के लिए कि भाई ज्यादा दूध दे रहे ये, या जिसके अंदर मीट कंटेंट ज्यादा हो, वॉट एवर द एम, उसमें वो लगातार क्या कराते हैं, ब्रीडिंग करा रहे होते हैं, ब्रीडिंग कराने के बाद क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, नई ब्रीड पैदा हो जाती है। ठीक है, सो ह्यूमन हैव ब्रीड प्लांट एंड एनिमल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, क्रिएटिंग न्यू ब्रीड विद इन फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, हम बल्कि न्यू ब्रीड तो हम कुछ सालों में ही पैदा कर लेते हैं, और अगर उसको हम लगातार सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा और चीजें होती रहेंगी तो वो एज अ न्यू ब्रीड भी लॉन्च हो सकती है, क्योंकि उसमें कुछ म्यूटेशंस भी होंगे, है ना। सो सपोर्ट द आइडिया दैट जब ह्यूमन ये कर सकता है तो नेचर ये क्यों नहीं कर सकता? भाई नेचर भी ये कर सकता है, बल्कि नेचर ने ही पहले करना शुरू किया। सो द आइडिया दैट नेचर कुड क्रिएट न्यू स्पीशीज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, नेचर ने ये काम मिलियंस ऑफ ईयर्स में किया, चेंजेस ला ला के कैसे, जो नेचुरली सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नेचुरली क्या हो रहे हैं, नेचर जिसको सेलेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशंस को लेके, वही डार्विन वाली बात, उसी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और जो अडॉप्ट कर पा रहा है, जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, वो आगे जो है सर्वाइव कर पा रहा है। चलिए, अब इसके बेसिस पर ही एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अडॉप्टेशन होती है और किस तरीके से ये इंग्लैंड का एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। ठीक है, जैसे क्या बोला गया है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म 1800 में 1800 शताब्दी में क्या था कि पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो वहां के जो पेड़ थे वहां पर क्या था, वहां के पेड़ों पर ज्यादातर कौन सी वाली मौत दिखाई देते थे, व्हाइट मौत दिखाई देते थे। ठीक है, हालांकि वहां नेचर में व्हाइट और ब्लैक, ये देखिए ब्लैक भी है व्हाइट भी है, दोनों ही मौत प्रेजेंट थे, लेकिन व्हाइट मौत ज्यादा दिखाई देते थे क्योंकि वहां का जो पेड़ थे, वहां वो पेड़ बिल्कुल सफेद सफेद दिखाई देते थे, ये देखिए एज कंपेयर टू दिस वन है। ये क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि वहां पर उनके जो तने पर क्या है, लाइकेन डेवलप हो जाती थी, लाइकेन पैदा हो जाती थी। आपको पता है लाइकेन कहाँ पाई जाती है, जहां पर एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन फ्री होता है, और लाइकेन उस जगह से गायब हो जाती है जहां पॉल्यूशन ज्यादा आ जाता है, SO2 ज्यादा आ जाती है ना, ये तो हमने पढ़ा है। तो लाइकेन जब तक थी तो व्हाइट कलर के तने थे, तो दोनों तरीके की वेराइटी थी मौत की, लेकिन व्हाइट वाली ज्यादा थी, व्हाइट वाले का नंबर क्या था, ज्यादा, क्योंकि ये जब यहाँ पर आती थी तो इसका जो प्रीडेटर था, दोनों आएंगी तो व्हाइट वाली को तो इतनी आसानी से पहचानेगा नहीं, लेकिन हाँ ब्लैक वाली को अटैक करके खा लेता था।
ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ये जो तने थे इसके ऊपर धुआं निकल रहा है भाई, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, कोल बर्न हो रहा है, स्मोक डेवलप हो रही है, ये हो गए ब्राउन। जब तने ब्राउन हो गए तो ये जो ब्राउन वाला मोथ था, डार्क कलर वाला मोथ था, उनकी नंबर बढ़ गई ज्यादा, और जो व्हाइट वाले थे उनका नंबर हो गया कम, क्योंकि अब इस तने पर व्हाइट वाले जल्दी आसानी से प्रीडेटर पहचान पा, ठीक है। इसको ही बोलते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनियस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी केस में दूसरी वाली वैरायटी गायब हो गई हो, गायब नहीं हो गई, उसका नंबर ही कम हुआ है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा किसकी हो गई, जो एनवायरमेंट के लिए सुटेबल था, जो एनवायरमेंट में अपने आप को हाइड कर पा रहा था, ठीक है। सो चेंज इन मॉथ पॉपुलेशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमॉन्स्ट्रेट नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, नेचर ने उसको सेलेक्ट किया जो अपने आसपास के एनवायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट था, अपने आसपास के हिसाब से अपने आप को फिट बता रहा था। इन द पॉल्यूटेड एनवायरमेंट लाइकेन क्विकली डिसअपियर, एज आई टोल्ड यू, बहुत जल्दी गायब हो जाती है, लीविंग सूट कवर्ड ट्री ट्रंक, है ना। सो डार्क winged moth become more common as they are better camouflage against polluted tree trunk। उन्होंने अपने आप को कैमोफ्लेज आराम से कर पा रहे थे, अपने आप को छुपा पा रहे थे वो, और उनको पहचान नहीं पा रहा था उनका प्रीडेटर। तो इंडस्ट्रियल मिलेनियम नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसको लोगों ने, डिफरेंट टाइप के रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशनल एविडेंस में बताया। अगला आता है केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस जैसे कि डिफरेंट काइंड के केमिकल्स हैं, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड, जो हम अपने खेत खलिहानों में डालते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्ट भाई हमारे जो हमने क्रॉप उगाई है उसको खा ना जाए तो उसे हटाने के लिए डालते हैं ना पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, एंटीबायोटिक्स खाए जाते हैं। हैज लीड टू सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। तो कुछ वेराइटी लगातार इनके ऊपर जब डलता रहता है तो कुछ पेड़ क्या होते हैं, पेड़ तो वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो जो कीड़े मकोड़े इनको खाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उन पर्टिकुलर क्रॉप को, उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। वो वैरायटी डेवलप हो जाती है जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को झेल पाए, ठीक है। सो दीज शो इवोल्यूशन, किसमें, उन सारे इंसेक्ट्स में इवोल्यूशन अकरिंग ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन डाल रहे हैं हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, आपने मच्छर भी तो देखी है अपने घरों में, देखिए हम अपने ऑल आउट लगाते हैं, अब ऑल आउट की ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं चल रही है, ये चल रही है, ऑल आउट जल रही है, फिर भी मच्छर भन 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 कर रहे हैं, करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रेजिस्टेंट कर लिया है। अगर हम लगातार पैरासीटामोल खा रहे हैं, जरा सा भी कुछ भी हो रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो ज्यादा कंज्यूम करता है उसको, वो जो छोटी 650 वाली है, वो कंज्यूम करने में मतलब क्या होता है, उसका बुखार उतरता ही नहीं है ना। वो तो मैं पैरासीटामोल क्या, मैं एंटीबायोटिक की बात करनी चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम लगातार ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। तो वो बैक्टीरिया अपने आप को फटाफट से म्यूटेशन करके अपने आप को चेंज कर लेता है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसी को तो नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं। उसने अपने आप को चेंज कर लिया जो एनवायरमेंट है, और अब वो सर्वाइव कर रहा है। सो केमिकल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर जो है हमने देखा। अब बात आती है अडप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडप्टिव रेडिएशन क्या होता है, अडप्टिव रेडिएशन के बारे में भी डार्विन ने ऑब्जर्व किया। डार्विन जब अपने शिप पर घूम रहे थे तो वो गए गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है, और उन्होंने वहां पर स्मॉल ब्लैक जो बर्ड है उनको देखा, और जिनको नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस, उनको नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस, ठीक है। डार्विन ने देखा कि जो स्मॉल ब्लैक बर्ड है देखने में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, लेकिन उनकी जो चोंच है, उनकी जो बीक है, वो अलग अलग थी। उन्होंने क्या चेंजेस देखे, डिफरेंट बीक शेप एंड देयर डाइट। तो उन्होंने देखा भाई ये जो बर्ड है इनका एंसेस्टर तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये वहीं से डेवलप हुई है, लेकिन ये खा क्या रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पर उनकी चोंच जो थी, उनकी जो बीक थी, उसमें चेंजेस आ गए। तो इवॉल्व फ्रॉम, तो ये जितनी भी बर्ड थी ये कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुई थी ऑन द आइलैंड, ठीक है, लेकिन उनकी चोंच जो है वो अलग अलग थी। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसकी शेप अलग 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 है। इसको बोल रहे हैं अडप्टिव रेडिएशन, ठीक है। मींस अडप्ट कर लिया उसने अपने फूड टाइप के हिसाब से,
ठीक है। सो अडप्टिव रेडिएशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया अडप्टिंग टू डिफरेंट हैबिटेट। जो कॉमन एंसेस्टर यहां से ही डेवलप हुई, लेकिन अगर वो ए एरिया में चली गई, बी एरिया में चली गई, सी एरिया में चली गई, डी एरिया में चली गई, वही बर्ड, ये है कॉमन एंसेस्टर, यहीं से पैदा हुई, लेकिन वो फाइनली किसी अलग अलग एरिया में चली गई और वहां जो भी हैबिटेट थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है भाई, अगर वहां जैसा भी फूड टाइप था उसकी बीक उस तरीके से चेंज हो गई, यहाँ जैसा फूड टाइप था उसकी यहाँ पर चेंज हो गई, यहाँ जैसा था उसके अंदर वैसे चेंजेस आ गए, यहाँ जैसा था उसके अंदर वैसे चेंज आ गए। सो अडप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन जगह से ही डेवलप हुई है, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया अडप्टिंग टू डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट्स में जाके वो अपने आप को अडप्ट कर लेती है, इसे बोल रहे हैं अडप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल वही है डार्विन फिंचेस जो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। इट वेराइटीज ऑफ फिंचेस विद डिफरेंट बीक शेप इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल जो थी इसकी एंसेस्टर वो कैसी थी? सीड ईटिंग फिंच थी, जबकि वो फिर कैसी हो गई? इंसेक्टिवोरस भी हो गई, वेजिटेरियन फिंचेस भी रही, अलग अलग फूड टाइप के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आ गए, इसको बोल रहे हैं अडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आता है अडप्टिव रेडिएशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये भी एक कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं विद इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही जो है डेवलप हुए हैं, और फिर उसके बाद वो अलग अलग अपने एरिया में गए। जब अलग अलग एरिया में गए तो उनके अकॉर्डिंगली उनके अडप्टेशन हो गए, उस हिसाब से अडप्टेशन हो गए। जबकि ये जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया शो अ सिमिलर अडप्टिव रेडिएशन evolving into forms that resemble corresponding marsupials. Example, placental wolf and Tasmania wolf marsupial. ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल। चलिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन व्हेन मल्टीपल अडप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब मैं यहां आपको समझाती हूं। जैसे कि ये है एक ए आइलैंड है, ये है एक बी आइलैंड, और ये है एक सी आइलैंड। ओके, अब ए आइलैंड के भी कुछ लोग यहां पर आ गए, ये लीजिए, और बी आइलैंड के भी कुछ लोग यहां पर आ गए, ये लीजिए। तो इसका जो एंसेस्टर है वो अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है। ठीक है, ये दोनों, ये एरिया वाले लोग हैं, इसका एंसेस्टर अलग है, ये बी एरिया वाले हैं, इनका एंसेस्टर अलग है, मगर ये दोनों किसी कारण से सी एरिया में आ गए। अब उन्होंने यहां पर आकर अपने आप को इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अडॉप्ट कर लिया, तो इसको बोल रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। व्हेन मल्टीपल अडप्टिव रेडिएशन, जो जिसने यहां अडॉप्ट किया था, जिसने यहां अडॉप्ट किया था, अकर इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, ये यहां पे आ गए, ये यहां पर आ गए, उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए, रिजल्टिंग इन स्पीशीज दैट अपीयर सिमिलर, मतलब यहां पर तो सिमिलर दिख रहे हैं वो, क्योंकि उनको उसी हैबिटेट में रहना है जो इसके लिए है, ए के लिए है, ये ए है, ये बी है, जो ए के लिए है हैबिटेट वही बी के लिए है, तो वो भी उसके हैबिटेट के लिए अपने आप को अडॉप्ट करेगा, बी भी अपने आप को अडॉप्ट करेगा। एम आई राइट? ठीक है ना? तो स्पीशीज अपने आप को अडॉप्ट करेंगी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, हालांकि उनके जो एंसेस्टर है वो अलग अलग है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। रिजल्टिंग इन स्पीशीज दैट अपीयर सिमिलर, वो यहाँ सिमिलर दिखेंगी लेकिन इवॉल्व हुई है वो सेपरेटली, उनके एंसेस्टर अलग अलग हैं। भाई ए का ये वाला था, बी का ये वाला था, लेकिन वो किसी कारण से एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आ गई जहां पर उसको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ गया। अब अगर हम इनकी बात करें
प्लेसेंटल मैमल्स की जैसे बात करें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बताइए, ये और ये, इन दोनों के एंसेस्टर सेम है, बिल्कुल सेम है, इनके भी सेम है, बिल्कुल सेम है, इनके भी सेम है, बिल्कुल सेम है, इन सभी के एंसेस्टर सेम ही है, इन सब के एंसेस्टर सेम ही है। ऐसे ही इन सब के भी एंसेस्टर सेम है, इन सब के एंसेस्टर सेम है, लेकिन क्या इन दोनों के एंसेस्टर सेम है? नहीं, इन दोनों के एंसेस्टर सेम नहीं है, इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं वो अलग हैं। हालांकि वो एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में आ गए, इसलिए उनके देखने में, उनके लुक्स में जो है वो हमारे को समानता दिख रही है। जैसे कि माउस, मार्सुपिलियन माउस दिखने में एक है, लेकिन उनके एंसेस्टर सेम नहीं है। ये क्या है, लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस, ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड फ्लाइंग फेलिंजेस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तस्मानिया टाइगर, और ये दूसरा वाला टाइगर वुल्फ एंड तस्मानिया वुल्फ। ये दोनों क्या है, एक पर्टिकुलर इस वाले लोकेशन में आ गए हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर सेम नहीं है। यही इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन बाय, just a second. Okay. Evolution by natural selection began with the emergence of cellular life with varied metabolic capabilities. ठीक है, ओके। डार्विन ने क्या कहा? Darwin's theory emphasized natural selection where the rate of new form depends upon the organism life cycle. ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर ये डिपेंड करता है कि नेचुरली सिलेक्शन होने की उसकी रेट क्या रहेगी। मतलब जैसे अगर हम एक बैक्टीरियल कल्चर को लें तो वो तो 24 घंटे में ही मल्टीप्लाई करके अपनी पूरी पॉपुलेशन बना देता है, जबकि हम किसी एनिमल को लेंगे तो किसी एनिमल में 12 महीने लगते हैं, किसी में 36 महीने लगते हैं, चूहे में और कम लगता है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं कि डार्विन्स थ्योरी एम्फेसाइज नेचुरल सिलेक्शन वेयर द रेट ऑफ न्यू फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूहे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मगर हाथी नहीं कर पाता है। तो जो जितनी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी लाइफ साइकिल जितनी जल्दी कंप्लीट होगी, उसमें नेचुरल सिलेक्शन की न्यू लाइफ फॉर्म में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, फास्ट डिवाइडिंग माइक्रोब्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कैन इवॉल्व न्यू फॉर्म्स विद इन अ डेज, व्हाइल लार्ज ऑर्गेनिज्म विद लॉन्गर लाइफ स्पैन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जितने बड़े बड़े हैं उनको इवॉल्व होने में, इवोल्यूशन होने में उनके साथ बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं। तो फिटनेस एंड एडेप्टेशन के बारे में क्या कहा डार्विन ने? उन्होंने कहा फिटनेस का मतलब है, फिटनेस रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन चेंजिंग कंडीशन। जो कंडीशंस चेंज हो रही हैं उसमें वो रिप्रोडक्टिवली कितना फिट है। ठीक है, जो चेंजिंग कंडीशन है उसमें वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं, सर्वाइव कर पा रहा है तो वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा, लाइफ साइकिल पूरी करने में वो रिप्रोड्यूस भी करेगा। सो फिटनेस रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन चेंजिंग कंडीशंस। इनहेरिटेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन एन ऑर्गेनिज्म फिटनेस। इनहेरिटेड जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं किसी के, वो ये बताते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की फिटनेस कैसी है। Natural selection favor organisms better adapt to their environment, leading to evolutionary change. Natural selection किसको फेवर करता है? Natural selection उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फेवर करेगा जो एनवायरमेंट के साथ अपने आप को अडप्ट कर लेगा। जितना अच्छे से अडप्ट कर पाएगा वही इवोल्यूशनरी उसमें चेंजेस टाइम के साथ साथ हमारे को दिखाई देंगे। ठीक है, सो ये था हमारा सारा पार्ट 1 जो इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला चैप्टर था। आई होप आपको ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, बाकी मैं दोबारा से आपको बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ जल्दी ही आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।